प्रयास चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक पाठ लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के हिंदी कोर का एक विषय जो अभिव्यक्ति और माध्यम का 15वां पाठ है, स्ववृत्त और आवेदन पत्र। टर्म 2 के इस पाठ्यक्रम के विषय को लेकर आपकी हर परेशानी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं स्ववृत्त और आवेदन पत्र, पाठ 15, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो चलिए, स्ववृत्तियां, बायोडाटा, लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, इस पाठ को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ जाए और आपको अपनी परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ववृत्त किसे कहते हैं। स्ववृत्त की परिभाषा देख लेते हैं। स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। स्ववृत्त अर्थात अपना बायोडाटा। इसमें एक विशेष प्रकार से लेखन किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति अपने विषय में किसी विशेष प्रयोजन यानी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सारी सूचनाओं को आवश्यकता अनुसार सिलसिलेवार ढंग से संकलित करता है ताकि जिस जगह पर वह आवेदन देने जा रहा है उसमें उसकी स्ववृत्त जो है सहायता करे। अब देखते हैं स्ववृत्त के कितने पक्ष होते हैं। स्ववृत्त के दो पक्ष होते हैं, एक व्यक्ति पक्ष और एक नियोक्ता पक्ष। इन दोनों को ध्यान में रख करके ही स्ववृत्त का निर्माण किया जाता है। व्यक्ति पक्ष कौन होता है? जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई हों और जिसमें नियोक्ता की दिलचस्पी हो। नियोक्ता कौन? जो व्यक्ति को नियुक्त करेगा। तो स्ववृत्त बनाते समय जो सूचनाएं संकलित की जाती हैं वह व्यक्ति विशेष की होती हैं और वो वैसी होती हैं जिसमें नियोक्ता यानी कि चुनने वाले की दिलचस्पी होगी। नियोक्ता पक्ष वह व्यक्ति या संस्था जिसके लिए या जिसके प्रयोजन के लिए जानकारी जुटाई गई हो। सारी जानकारी जो स्ववृत्त में लिखी हुई होती है वह विशेष व्यक्ति जो नियोक्ता होगा अर्थात चुनाव करने वाला होगा और या फिर जिस संस्था के लिए व्यक्ति अपने स्ववृत्त को प्रस्तुत करने वाला है उससे संबंधित सारी जानकारी जुटाई जाती है। स्ववृत्त में ध्यान रखने योग्य बातें। जब भी हम स्ववृत्त बनाएं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहला, स्ववृत्त में वही सूचनाएं डालनी चाहिए जिसमें नियोक्ता की दिलचस्पी हो। दूसरा, स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक बिंदु है। स्ववृत्त में अगर ईमानदारी नहीं होगी तो साक्षात्कार के समय यदि हम पकड़े गए या उस झूठ का पर्दाफाश हुआ तो हमारा व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा और हमें नौकरी से भी निकाला जा सकता है। अतः स्ववृत्त में हमेशा ईमानदारी होनी चाहिए। झूठे दावे एवं अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। कोई भी दावा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ या मैंने ये किया वो किया इत्यादि बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने विषय में उस स्ववृत्त में नहीं लिखना चाहिए। अपनी खूबियों और अच्छाइयों को बताने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यह सत्य है कि अतिशयोक्ति से बचना है, परंतु हमारे अंदर जो गुण हैं, हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं, उनको भी बताने का प्रयास जरूर करना चाहिए। उनमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। स्ववृत्त की भाषा शैली सरल, सीधी, सपाट, सटीक और साफ होनी चाहिए। अर्थात बहुत ही आसान भाषा में सीधे तरीके से और सटीक जितनी आवश्यकता है और साफ सुथरे तरीके से उसको स्ववृत्त को प्रस्तुत करना चाहिए। स्ववृत्त ना तो जरूरत से अधिक लंबा और ना ही छोटा होना चाहिए। अर्थात स्ववृत्त आवश्यकता से अधिक बड़ा और छोटा ना हो, इस बात का ध्यान हमें रखना आवश्यक होता है। स्ववृत्त साफ और ढंग से टंकित, कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। टंकित अर्थात टाइप्ड
और या फिर कंप्यूटर में टाइप किया हुआ प्रिंटेड होना चाहिए। इसमें सूचनाओं का अनुशासित प्रवाह होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि जिस क्रम में जो सूचना आनी चाहिए उस सूचना को उसी क्रम में रखना चाहिए, अर्थात उनमें उसमें अनुशासन का प्रवाह होना चाहिए। अर्थात जैसे कि अगर कोई हम किसी नौकरी के लिए आवेदन पत्र कर रहे तो उसमें जो स्ववृत्त दिया जाएगा तो उसमें 10वीं की परीक्षा पहले आएगी, उसके अंक उसके विषय में बताना होगा। फिर उसके बाद 12वीं के बोर्ड की परीक्षा में प्राप्त अंक, उसके बाद आपके स्नातक के जो अंक है वो रखे जाएंगे। उसका क्रम यही रहेगा। उसके बाद कार्योत्तर जो भी गतिविधियां हैं उनके विषय में जानकारी या जो भी हमारा स्ववृत्त से संबंधित जो भी जानकारी है उनको क्रम के अनुसार प्रवाहमय तरीके से हमें बताना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए। स्ववृत्त में दी जाने वाली जानकारी, उसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, अब हम इस पर प्रकाश डालेंगे। अनुभवी व्यक्ति स्ववृत्त के तुरंत बाद ही अपने अनुभव की चर्चा करे। जो व्यक्ति बहुत अनुभवी है उसको क्या करना चाहिए, जैसे ही वह स्ववृत्त अपना लिखता है उसमें उसके अनुभव कि उसने कहाँ पहले नौकरी की है, उसको कितने वर्षों का अनुभव है, क्या किस किस कार्य क्षेत्र में उसने कार्य किया है इत्यादि की जानकारी उसको देनी चाहिए। जो शिक्षा समाप्त करके तुरंत नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हों तो उन्हें शैक्षणिक योग्यता की चर्चा करनी चाहिए। यदि उन्होंने पहले कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया किसी व्यक्ति ने तो और वह शिक्षा समाप्त होते ही नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसे सिर्फ अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी या चर्चा करनी चाहिए। सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। हमने जैसा कि पहले बताया कि उसमें अनुशासित प्रवाह होना चाहिए, इसीलिए सूचनाओं को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सूचनाओं में डिप्लोमा या डिग्री, स्कूल या कॉलेज का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा के विषय, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। इसके पश्चात हम देखेंगे कार्योत्तर गतिविधियों की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। हमारे शिक्षा के अतिरिक्त और कार्य के अलावा भी यदि हमने कोई उपलब्धियां प्राप्त की हों, कोई पुरस्कार प्राप्त किए हों, उन सब की चर्चा या उल्लेख करना आवश्यक है। गतिविधियों में हमें क्या पुरस्कार मिला, प्रथम द्वितीय तृतीय अगर हमें प्राप्त हुआ है, वह हमारा शहर के स्कूल के लेवल का है, स्तर का है, या फिर इंटर स्कूल हो या इंटर स्टेट हो या फिर पूरे राष्ट्र से संबंधित कोई पुरस्कार हो, राष्ट्रीय पुरस्कार हो, तो उन सब की चर्चा उस स्ववृत्त में जरूर करनी चाहिए। स्ववृत्त में 2-3 ऐसे लोगों के नाम पते भी दिए जा सकते हैं जो उम्मीदवार के रिश्तेदार न हो परंतु उसकी योग्यताओं क्षमताओं से परिचित हो। तो यदि व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को जानता हो जो कि उनके उस कार्य क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को रखने वाला हो, उसका नाम हो, तो अगर हम उससे परिचित हो तो उनका भी नाम, उनकी योग्यताएं हमें अवश्य देना चाहिए ताकि जिसका हमें लाभ हो सके। यदि उम्मीदवार कॉलेज से तुरंत निकला हो तो अपने प्रिंसिपल, प्रोफेसरों के नाम पते देने चाहिए कि किन प्रोफेसर या प्रिंसिपल के तहत उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। तो यदि वह नामवर प्रिंसिपल प्रोफेसर होंगे तो उसका भी उल्लेख यदि स्ववृत्त में किया जाए तो उसका लाभ जो प्रतिभागी होता है उसको अवश्य मिलता है। अब हम देखेंगे कि हमें कार्योत्तर गतिविधियों की चर्चा स्ववृत्त में क्यों आवश्यक होती है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि हम कोई आवेदन पत्र कर रहे हैं किसी नौकरी के लिए, उसमें अगर हम स्ववृत्त यानी शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी तो दे रहे हैं परंतु कार्योत्तर गतिविधियों की चर्चा करना स्ववृत्त में क्यों आवश्यक होता है। तो इससे संबंधित अगर हम प्रश्न का उत्तर देखें तो जब नियोक्ता किसी उम्मीदवार का चयन करता है तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखता है। कोई भी नियोक्ता यानी उम्मीदवार को का चयन करने वाला व्यक्ति जो होता है, अगर किसी उम्मीदवार को चयनित करने वाला है तो उसकी नजर में
वह व्यक्तित्व, पूरा उसका व्यक्तित्व क्या है, कैसा है, उन सब को उसको ध्यान में रखना होता है। कार्योत्तर गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खिलाड़ी है और उसने उसमें कोई मेडल जीता है, तो यह सिद्ध करता है कि वह व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, उसका बदन गठीला है, वह बहुत अच्छा खेलता है, यानी कि वह स्वस्थ व्यक्तित्व वाला है। यदि उसने किसी भाषण प्रतियोगिता में इनाम जीते हैं, तो वह बहुत ही अच्छा वक्ता हो सकता है, इसकी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से कार्योत्तर गतिविधियां जो होती हैं, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दिलाती हैं और पद के लिए उसकी योग्यता को तय करना नियोक्ता के लिए आसान हो जाता है कि यह व्यक्ति अगर हमारे समूह में काम करेगा, तो उसका जो लोगों के साथ उसका व्यवहार होगा, उसके अगर वो किसी चीज की कंपनी है बेचने की, तो उन अपनी चीज उसकी खूबियों को किस तरह से अच्छी तरह समझा पाएगा, इन सब के लिए उसका अच्छा वक्ता होना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो इस तरह उसकी कार्योत्तर गतिविधियां यह बताएंगी कि वह किसी कंपनी में और उसकी सफलता को किस तरह से आगे लेके जा सकता है। तो चलिए अब हम देखेंगे स्ववृत्त का एक उदाहरण। अब स्ववृत्त अगर हमको करना है, तो उनमें कौन कौन सी बातें आएंगी। सबसे पहले स्ववृत्त में नाम होगा, फिर पिता का नाम लिखना होगा, माँ का नाम लिखना होगा, अपनी जन्म तिथि, वर्तमान का जो पता है जहां पर रहते हैं उसका एड्रेस, स्थायी पता, कोई अगर स्थायी पता हो, ये दोनों अलग हो तो ठीक है, अलग अलग लिखे, और एक से हो तो एक ही लिखे जाएंगे। फिर टेलीफोन नंबर यदि हो तो, मोबाइल नंबर, ईमेल, और उसके बाद आती है शैक्षणिक योग्यताओं की बारी। इसके इन सारे जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इनको लिखने के पश्चात हमें शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी है, जिसका प्रारूप कुछ इस तरह से होना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्रम संख्या, फिर परीक्षा डिग्री, वर्ष, विद्यालय, महाविद्यालय, फिर बोर्ड, विषय, श्रेणी, उसमें फिर प्रतिशत, डिप्लोमा, हमें क्या हमने किया वो सब हमको इसमें लिखना होता है। पहला 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान, ठीक है, वह 1997 में किया। डीपीएस, सीबीएसई, ईएचएसएस, ये बोर्ड का हो गया, और ये जो विषय थे ये हो गए। और प्रथम श्रेणी में प्रतिशत मिला 93%, यानी 93%। 12वीं में भी 1999 में दिया, वही स्कूल रहा। सब विषय जो थे ईपीसीबीएम अर्थात इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गया, या जो भी विषय ये छोटे में लिखे गए हैं, प्रथम स्थान और 95%। फिर बीएससी की उसने 84% के साथ। 2002 में हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। एमबीए किया 85% के साथ। 2004 में किया, आईआईएम से किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस तरह से हमने देखा कि हमने जो स्ववृत्त बनाते समय जो शैक्षणिक योग्यताओं को क्रम संख्या, परीक्षा, डिग्री, डिप्लोमा, उसका वर्ष, विद्यालय, महाविद्यालय दिया, बताया बोर्ड कौन सा था, कौन से विषय थे, कौन सी श्रेणी थी और कितना प्रतिशत आया, इसके बारे में हमने जानकारी दी। इसके अतिरिक्त अन्य संबंधित योग्यताएं क्या है। कंप्यूटर में अच्छी योग्यता है, फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान है, जितना काम आ सकता है उसके लिए ज्ञान है। उपलब्धियां क्या क्या रही वो उनका हम सिलसिलेवार यहाँ पर उल्लेख करेंगे। कार्योत्तर गतिविधियां और अभिरुचियां क्या है, अभिरुचियां मतलब हॉबीज क्या है, उनको भी बताना अति आवश्यक है। वह हमारे स्ववृत्त में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हो, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब हमें देना होता है। फिर कौन सी तिथि है, ये जिस तिथि को हम आवेदन पत्र दे रहे हैं उसके साथ वही तिथि देनी है, किस स्थान पे आप रहते हैं, और हस्ताक्षर के साथ यह स्ववृत्त इस तरह से परिपूर्ण हो जाता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि स्ववृत्त के साथ आवेदन पत्र
क्यों आवश्यक है, या यूं कह ले कि आवेदन पत्र के साथ स्ववृत्त क्यों हमें देना चाहिए। स्ववृत्त से उम्मीदवार के पद और संस्थान के प्रति गंभीरता का पता नहीं चलता। यानी सिर्फ अगर स्ववृत्त हम दे दें और आवेदन पत्र ना दें तो उससे संस्थान के प्रति उम्मीदवार कितना गंभीर है इस बात का ज्ञात नहीं होता। इसमें भाषा का व्यक्तिगत स्पर्श नहीं आ पाता। स्ववृत्त में सिर्फ सूचनाएं होती हैं, इसलिए हमें यह पता नहीं चलता कि व्यक्ति किस तरह का व्यक्तित्व रखता है। आवेदन पत्र हर विज्ञापन के लिए खास तौर पर लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र हमारी जिस तरह की नौकरी होती है, जिस तरह का पद होता है, उस हिसाब से आवेदन पत्र जो होता है वह खास लिखा जाता है। ये उम्मीदवार की भाषा संबंधी ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता को दर्शाते हैं कि आवेदन पत्र में उम्मीदवार जब अपना आवेदन लिखता है, आवेदन पत्र, तो वो उसकी भाषा कितनी सुंदर है, किस तरह के वो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, भाषा संबंधी उसका व्याकरणिक ज्ञान कितना है, शब्द भंडार कैसा है, और वह अपने भावों को किस तरह से अभिव्यक्त करता है, वो सारी क्षमता उस आवेदन पत्र में पता चल जाती है। पद और संस्थान के प्रति उसकी कितनी गंभीरता है उसका तो पता चलता ही है। जैसा हमने पहले भी बताया, आवेदन पत्र से नियोक्ता को बहुत सारी बातों का आभास भी मिल जाता है कि यह व्यक्ति किस तरह का है। यह जो पत्र जो लिख रहा है उसमें सच्चाई कितनी है, ईमानदारी कितनी है, वह कितना कठिन और गंभीर कार्य करने योग्य है कि नहीं, वह समूह के साथ चल सकने योग्य है कि नहीं, सबको एक साथ लेकर के वह काम कर सकता है कि नहीं, टीम भावना जिसको कहते हैं वह उसमें है कि नहीं। इन सब बातों का पता स्ववृत्त से पता चल जाता है। अतः आवेदन पत्र के साथ स्ववृत्त और स्ववृत्त के साथ आवेदन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। आशा करते हैं आपको यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। यदि किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हम आपके लिए और आसान तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रयास का प्रयास यही रहता है कि हिंदी आपके लिए आसान हो जाए। तो आशा करते हैं यह पाठ बाकी पाठों की तरह यह आपको पसंद आएगा, और आप किस तरह के पाठ या हमसे मदद चाहते हैं कृपया हमें सूचित करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।